गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। देखो तीन प्रकार हैं, समप्रासरी, अल्पप्रासरी और अतिप्रासरी। अब देखो समप्रासरी किसे कहते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें ये है नमक का विलयन। और इसकी सांद्रता है 10 m मोलरिटी और इसकी सांद्रता है 2 m। ये भी नमक का विलयन है। अब इधर देखो सांद्रता, यहाँ m का मतलब मोलरता है, मोलरता। इसकी इस विलयन की, ये विलयन A है और ये B है। इस विलयन की सांद्रता क्या है, कम है, और इस विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। तो बच्चों ये वाला विलयन, और देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये एक कंटेनर और बनाता हूं मैं, इसमें वही है, ये A है और ये B है, दोनों में नमक का विलयन है। इसकी सांद्रता भी 2 m है और इसकी भी 2 m है। जब दो विलयनों की सांद्रता समान हो तो हम उसको बोलते हैं समप्रासरी विलयन। ठीक है, सांद्रता समान होगी तो समप्रासरी। एक चीज और, जिनकी सांद्रता समान रहेगी उसके लिए पाई का मान भी क्या रहेगा, समान। पाई है प्रासरण दाब, वो भी क्या रहेगा, समान रहेगा। अब ऊपर वाले पे मैं वापस आता हूं, ये A है और ये B है। इसकी सांद्रता 10 m है, इसकी सांद्रता 2 m है। तो जिसकी तुलनात्मक रूप से सांद्रता कम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्पप्रासरी। ठीक है, और जिसकी सांद्रता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है उसको बोलते हैं अतिप्रासरी। एग्जाम्पल लेते हैं, 0.9 W/V का विलयन, नमक का विलयन। ठीक है, ये अपनी जो रक्त कोशिकाएं हैं RBC, ठीक है, उनके लिए समप्रासरी है। ठीक है, और इससे अधिक अतिप्रासरी और इससे कम अल्पप्रासरी। ठीक है, अब RBC को अगर हम अतिप्रासरी में रखेंगे, इसमें रखेंगे RBC को, ठीक है, तो RBC का पानी बाहर आ जाएगा और RBC सिकुड़ जाएगी। इसके अंदर RBC को रखेंगे, देखो ध्यान देना, अतिप्रासरी में RBC को रखोगे तो RBC सिकुड़ जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और अगर हम अल्पप्रासरी में रखेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा प्रासरण दाब से और वो फूल जाएगी, तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो हमारे ग्लूकोज इंजेक्शन जो भी हैं, उनका जो सांद्रता है वो 0.9 W/V ही रखी जाती है। आप कभी भी ग्लूकोज की बोतल में आप देखोगे तो उसमें लिखा मिलेगा 0.9 W/V साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, इससे कम या ज्यादा RBC को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और कभी कभी अपन ज्यादा लवणीय भोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो कोशिकाओं में क्या होगा, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब नमक की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा कि अंदर से पानी कोशिका के अंदर चला जाएगा, ठीक है, जिससे कोशिका फूल जाएंगी। इस रोग को बोलते हैं हम ईडीमा। क्या कहते हैं इस रोग को हम, ईडीमा। ये हमने कल पढ़ लिया था पूरा। उसके बाद आता है और एक प्रासरण दाब, उच्च अणुभार वाले यौगिकों का प्रासरण दाब हम किसे, अणुभार किसे निकालते हैं, प्रासरण दाब से। अब आता है आज का नया टॉपिक, आता है अपना असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो आपने अणुसंख्या गुणधर्म से मोलर द्रव्यमान MB की गणना की है। ठीक है, MB की गणना की है, मोलर द्रव्यमान की गणना की है। ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान की गणना हम ये मान के करते हैं कि जब विलेय को विलायक में मिलाया जा रहा है तो ना तो वो आयनों में टूट रहा और ना ही वो संयोजित हो रहा। लेकिन वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं होता, वो आयनों में टूटता भी है और संयोजित भी होता है।
जिसके कारण उसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। वो जो द्रव्यमान में कमी और वृद्धि हुई है उसी को बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। आपने पढ़ा होगा कि एमबी है वो अणु संख्या गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती है, कि अणु संख्या गुणधर्म अगर बढ़ते हैं, डेल टीबी, डेल टीएफ, पाई अगर ये बढ़ते हैं तो इसमें कमी आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ये घटते हैं तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। इसी को हम बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। और इस असामान्य मोलर द्रव्यमान को हम वान टॉफ गुणांक आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए। डेल टीबी, डेल टीएफ, डेल पी, पाई, इनके मान बढ़ने से मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अगर जैसे देखो आई का मान कैसे बढ़ेगा, NaCl है, ये 2 आयनों में टूट रहा है। ठीक है, NaCl 2 आयनों में टूट रहा है, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो उसके लिए देखो, इसकी NaCl के लिए आई का मान कितना हो गया, आई का मान हो गया 2। ठीक है, CH3 COOH, अगर ये टूटेगा किसमें, जलीय विलयन में टूटते हैं ये सारे, ध्यान देना, प्लस H प्लस, तो इसमें आई का मान कितना हो गया, 2 ही हो गया। इसके लिए AlCl3 है, AlCl3 ये किसमें टूटेगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो इसके लिए आई का मान हो गया 3 और 1 4। ठीक है, समझ में आ गया। आई का मान जितना बढ़ता जाएगा उतने ही उसके क्वथनांक, गलनांक, ये सब बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मेरे पास 3 सब्सटेंस है, एक है NaCl, एक है MgCl2 और एक है AlCl3। और मैंने आपको कहा बेटा इन तीनों में से क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, तो जिसके लिए आई के मान ज्यादा होंगे। तो देखो बेटा, इसके लिए एक Al है और 3 Cl है, तो आई का मान कितना हो गया, इसके लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2। ठीक है, और जो टूटते नहीं है, जैसे यूरिया है वो जल अपघटित नहीं होता या आयनों में नहीं टूटता, अनायनिक यौगिक है, उनके लिए आई का मान होता है फिक्स है, 1 होता है। ठीक है, और जो 2 आयन आपस में टूट जाते हैं, जैसे जुड़ जाते हैं, जैसे डाइमर वगैरह बना लेते हैं, एसिटिक अम्ल है वो डाइमर बनाता है, 2 आपस में जुड़ रहे हैं तो आई का मान हो जाएगा 0.5। ठीक है, यही एसिटिक एसिड बेंजीन में घोलते हैं, अध्रुवीय विलायकों में घोलते हैं, तो ये आपस में डाइमर बना लेता है और उसके लिए आई के मान कितने हो जाते हैं, 0.5। ठीक है, और इसके लिए देखो, इसके लिए सूत्र भी है, जो सामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, सामान्य मोलर द्रव्यमान हम उसको कहते हैं जो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे डेल टीबी आपने कैलकुलेट किया है, डेल टीबी से आपने एमबी कैलकुलेट किया है। ठीक है, और असामान्य मोलर द्रव्यमान जो बढ़ने घटने के बाद में जो आया है वो असामान्य मोलर द्रव्यमान है। इसी प्रकार से प्रेक्षित गुण और इसको आई से मल्टीपल कर देंगे तो वो एग्जैक्ट मान अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित आते हैं न्यूमेरिकल्स।